एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 58 है, ठीक है। हम इसको ये बड़े मस्त, चलो इसको इधर ही डाल लेते हैं फिलहाल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टडी टेक्स्ट की पेज नंबर 58, एग्जाम्पल 1 पेज है 58 जी। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या क्या गिवन है, बस बस बैठ रहो, क्या क्या गिवन है और क्या करना है हमने। नहीं, क्लास में डिस्कशन नहीं, ये बाहर, ठीक है। 40-45 मिनट होते हैं, हमने प्रोडक्टिव यूज करने हैं। गप लगानी है तो बहुत टाइम है बाहर जाके, ठीक है। क्लास में ना प्रोडक्टिव हमने रहना है जी। क्या क्वेश्चन की क्या कहता है जी, दोबारा पढ़ें। वो कैमरा भी ऑन हुआ तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। Allocation and apportionment. Allocation and apportionment. The A and C in preparing its productions overhead budgeted and therefore need to determine the apportionment of these overhead to products. Cost center expenses and related information has been budgeted as below. अच्छा, तो ये जो है ना, हमने क्या करना है, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट करनी है। अच्छा, अपॉर्शनमेंट क्या होती है? जो कॉमन खर्चे हैं उनको डिवाइड कर देना किसके दरमियान? प्रोड्यूसिंग एंड सर्विसेज, दोनों के दरमियान। ये जो कॉस्ट सेंटर का वर्ड आया ना, अभी हम इसकी डिटेल यूं समझ लें, ये डिपार्टमेंट को कहते हैं। कॉस्ट सेंटर मीन डिपार्टमेंट्स। गुड, तो कितने डिपार्टमेंट है पहले बताइए मुझे, या मैं लिखूंगा? नहीं, नाम बोले ना, सॉरी। मशीन शॉपिंग, मशीन नहीं, पूरा नाम क्या? मशीन शॉप ए। अच्छा, मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी, ए शॉप बी, आ जाओ बेटा, शॉप सी, सी नहीं, अच्छा इसके बाद असेंबली, अच्छा इसके बाद कैंटीन, अच्छा मेंटेनेंस भी है। चलो सही साहब, ये बोर्ड कवर करेगा सारा? जी जी सर। मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, पहला एक्सपेंस कौन सा है? डायरेक्ट वेजेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट लेबर, एक्सीलेंट, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है ये किसका एक्सपेंस है? एफओएच है। तो अपॉर्शनमेंट किसकी करते हैं? एफओएच की। किसकी करते हैं? कल ये मैंने क्वेश्चन, नहीं बेटा मैंने आपको बार बार कहा है, ठीक है। मैं इसको सवेयरली माइंड करता हूँ, क्लास में डिस्कशन नहीं, क्योंकि वो फिर सीखने का सिलसिला खत्म हो जाता है। गप लगानी तो मेरे साथ 1 to 1 बैठ जाना, वैसे मेरा और आपका साइज भी मैच करता है, ठीक है। तो समझ आ रही है? तो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। कल मैंने क्या कहा था कि ऐसा भी होगा, याद है मेरा कल का एक सेंटेंस, कि आई कैप जो है कुछ ऐसे एक्सपेंस डाल देगा जो कि एफओएच नहीं होंगे। तो डायरेक्ट वेजेस क्या है? ये एफओएच नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट वेजेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट लेबर। और इसका क्या मतलब है कि जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनकी सैलरी। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, एफओएच का नहीं है। तो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किसकी हो रही है? एफओएच की। अगला एक्सपेंस पढ़े क्या है? इनडायरेक्ट। यस, ये इनडायरेक्ट वेजेस जो है ये क्या है? ये एफओएच है। तो हम यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा, टोटल दिए हुए हैं या डिवाइड करके हर एक के दिए हुए हैं? सर टोटल दिए हुए। टोटल भी दिए हुए हैं और डिवाइड कर, ओके। टोटल कितने हैं वो आखिर में लिख लेंगे। अच्छा, पहले मशीन शॉप ए के बताएं। मशीन शॉप ए के टोटल बताओ सर। जी जी, 313820। 313820। मशीन शॉप ए 34,044। बी के 760। थैंक यू बेटा। असेंबली 62,696। नेक्स्ट 11,600। मेंटेनेंस के 61,420। और टोटल 31,3820।
ठीक है, तो आपके पास ये आ गए इनडायरेक्ट वेजेस। ये हर एक को उसने खुद से डिवाइड करके दिया, इसका क्या मतलब है? गुड, एक्सीलेंट, ये एलोकेशन हो चुकी है। क्लियर है? तो एलोकेशन वो खुद करके देगा, हमें चूंकि पता ही नहीं होगा तो ऑलमोस्ट एलोकेशन वो खुद कर देगा। अगला एक्सपेंस कौन सा है? तो ये उसने डिवाइड करके हर एक के हिस्से में लिखा हुआ है, तो चलो बोल दो, लिख देते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमेबल मटेरियल। अच्छा कंज्यूमेबल मटेरियल, सर वो इसमें मेंटेनेंस को मर्ज किया हुआ अच्छा नहीं इसके अंदर मेंटेनेंस को इंक्लूड किया। मेंटेनेंस जो ये वाला है इसके अंदर इसने लिखा है नहीं इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है चलो बस ठीक है। आपने मुझे इसका बताओ, इसका कितना है? जी सर, कितना है? 25 600 34 नेक्स्ट 4800 2400 नेक्स्ट, अच्छा मेंटेनेंस नहीं दिया हुआ, और ये टोटल 60600। ठीक है बेटा, मुझे हार्ड बुक है, जरा दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। रेंट एंड रेट्स क्या इसने दिए हुए हर एक के? टोटल दिया हुआ है, कितना टोटल है? 66,800। अच्छा अब इसको हमने क्या करना है? अच्छा अब देखें, इसको हमने डिवाइड करना है, ये कॉमन एक्सपेंस है टोटल, इसको क्या कहते हैं? अपॉर्शनमेंट। क्या कहेंगे? तो अच्छा अब मुझे बताएं, उसने कुछ बेसिस भी दी हुई है क्वेश्चन में। बेसिस का क्या मतलब है? इसकी बुनियाद पर हम इसको तकसीम करेंगे। तो बताइए कौन कौन सी बेसिस दी हुई है क्वेश्चन में? एरिया, ठीक है, वॉल्यूम और मशीन आवर्स है, पावर यूजेज है, ठीक है। अच्छा रेंट्स का ताल्लुक किसके साथ होगा? एरिया के साथ। एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि जितना किसी डिपार्टमेंट का एरिया होगा, रेंट भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए ना। चलें डिवाइड करें, कर लेंगे? पहले खुद कर लें फिर मुझे बताते जाएं, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा सही सब, ये कहाँ तक है? थोड़ा सा आगे है और जगह है। अच्छा चलिए, अच्छा अब ये बताइए टोटल एरिया कितना है बेटा? 90,000। और जो पहला डिपार्टमेंट है उसका कितना है एरिया? 20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 66,800। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो टोटल 90,000 है। क्लियर? तो जितना उस डिपार्टमेंट का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड टोटल एक्सपेंस। बेटा ठीक है? अच्छा इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखें 66,800 डिवाइडेड बाय 90,000, तो 1 स्क्वायर फीट का रेट आ जाएगा, और उसको 22,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह क्या कर रहे हैं? इस तरह हम ये रेशो निकाल रहे हैं कि ये जो 20,000 है, 90,000 की कितनी परसेंटेज है या रेशो में, या प्रपोर्शन आप उसे कह लें, तो उतना ही फिर हम 66,800 को डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा दूसरा ये है कि 66,800 को समझने का तरीका, प्रोसेस एक ही है। 90,000 पे डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट का रेट आ जाएगा, और उसको 22,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 स्क्वायर फीट का आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है बेटा पहले का? 14,844।
अब इस तरह सबका करें, ठीक है। अगर 0.4 हो ना तो उसको छोड़ दें, और 0.5 एंड अबव हो तो उसको 1 ऐड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट का बताएं। 17813। बेटा किसी स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो, सबको समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज हमने देखनी है कि देखें, हो सकता है कि अल्लाह ने सब इंसान को बराबर सलाहियत नहीं दी होती। कोई हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत एक्सपर्ट हो, कोई मेरी तरह निकम्मे हो, तो वो जो है या स्लो लर्नर हो जैसे मैं हूँ, तो इसलिए हेजिटेंट नहीं होना। तो सब लोग इतनी दूर से आए हैं, आपने फ़ी पे की है, नहीं पे की तो वो ले लेंगे आपसे, छोड़ेंगे तो नहीं ना। तो इसलिए आपका ये राइट है कि आप यहाँ समझें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो शर्म नहीं करनी कि भाई फलां क्या सोचेगा। तो सीखने के मामले में शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले 17813। नेक्स्ट 22267। नेक्स्ट 807। अब नेक्स्ट क्या? 69। बस, ओके। अब इनका टोटल करें जरा, इसका 66,800 आता है। अच्छा अच्छा, एक एडवाइस है मेरी कि आप अपने ना जो कैलकुलेटर्स है ना वो एक ही रखें, सो दैट एग्जाम में भी लेके जाए ना तो आपको पता हो कि कौन सी की कहाँ पे है। तो अक्सर ये होता है कि किसी से आखिरी दिनों में कोई कैलकुलेटर लेके जाते हैं, फिर ढूंढ रहे होते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही कैलकुलेटर हो जो आप अभी भी यूज़ कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो तो आपको पता है कि की कहाँ है, ठीक है। तो यानी आप फेमिलियर हो उससे, टाइम, इससे भी आपकी टाइम जो है वो सेविंग होती है। वरना अगर किसी और का मांग के लेके जाएंगे तो पता चले जी 5 मिनट तो ढूंढते रहेंगे फंक्शन क्या है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, मोबाइल पे कोशिश करेंगे ना किया करें सॉल्व, क्योंकि आपने कैलकुलेटर लेके जाना होगा। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस है? बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब देखें कौन सा जो है आपके पास, इसकी बेस क्या होनी चाहिए? एरिया, ठीक है। अच्छा, कि कितना खर्चा है टोटल? 9600। चले, अब आप इसको खुद डिवाइड करें। एरिया की बुनियाद देखो ना, बिल्डिंग इंश्योरेंस का ताल्लुक किसके साथ? बिल्डिंग है ना, तो अगर किसी डिपार्टमेंट ने ज्यादा कमरे लिए हुए हैं, फर्ज करो जैसे यहाँ ACC और CA, ये डिवाइड कर दें पैक उसको कि ये कमरे या ये पोर्शन किसके लिए, ACC के लिए, CA के लिए, तो फिर किस हवाले से होगा? बिल्डिंग का ताल्लुक भी एरिया से होगा, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी आएगी वो कहेगी कि जी एरिया ज़्यादा है तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें फिर ज़्यादा प्रीमियम दो, ठीक है। 21 अगेन वही बेस होगी, यानी 9600 एक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 9600 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, इतना ही एरिया ना। कितना आ रहा है? 2133 2560। अच्छा, नेक्स्ट, सॉरी 5200, ओके 3200। नेक्स्ट 1280। नेक्स्ट 427। चले नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट यानी आपने फर्ज करें AC चलाना है, इन्वर्टर चलाना है, तो उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? अगेन हीट एंड हीट नहीं, एरिया के साथ। हीट एंड लाइट का ताल्लुक एरिया के साथ होगा। भाई एरिया ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका ताल्लुक भी एरिया के साथ। किसका? पावर के साथ तो नहीं है। पावर को तो अगर कहीं मशीन यूजेज होंगी या पावर यूजेज होगा अलग आएगा वो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर जो एक्टिविटी है उसका जो भी बेस दी हो उसको यूज करें, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी दी हुई हो। वो अभी आ जाएगा, आप इसको तो करें पहले।
ठीक है, हीट एंड लाइटिंग, 3022 3627 नेक्स्ट 4534 चलो नेक्स्ट 1813 नेक्स्ट 604 और टोटल कितना है ये 13 ओके नेक्स्ट अब बोले पावर नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है पावर इसका ताल्लुक होगा पावर यूजेज के साथ ठीक है अब आ गया जी पावर का पावर यूजेज के साथ और ये किस में दिया हुआ है परसेंटेज में है ये तो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है जो टोटल कितनी अमाउंट है टोटल इसके 34,400 अच्छा मैं एक कैलकुलेट कर देता हूँ इसका कितने परसेंट है 54 तो 54 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है या 0.54 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर परसेंटेज से भी कर दें तब भी ठीक है समझ आइए 34,400 मल्टीप्लाइड 54 डिवाइडेड बाय 100 या डायरेक्ट करना है तो 34,400 इंटू 0.54 ठीक है 0.54 क्या कहलाता है डेसिमल और 54 ओवर 100 क्या कहलाएगा फ्रैक्शन फ्रैक्शन ठीक है समझ आइए अच्छा तो या तो आप डेसिमल यानी 0.54 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या 54 से मल्टीप्लाई करके 100 से करें मेरी सजेशन ये है कि 0.54 से करें यानी आप दो दफ़ा कैलकुलेटर में लिखेंगे ना एक दफ़ा 54 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो टाइम लगेगा ना तो एग्जाम में डायरेक्ट टाइम सेव करें उसको डायरेक्ट 0.54 से मल्टीप्लाई करें जी 576 नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट 1000 132 अच्छा 1032 ठीक है नेक्स्ट 344 नेक्स्ट 688 और टोटल टोटल कितना बेटा है अच्छा ठीक है एसी का टोटल है ओके जी कोई कन्फ्यूजन ठीक है तो नेक्स्ट टाइम हमने ये नहीं करना कि 54 डिवाइडेड बाय 100 तो डायरेक्ट 0.54 से करना है ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे 5% लेना हो तो फिर मैं कैसे करूंगा 0.05 से ठीक है और 50% के लिए 0.50 से गुड ठीक है तो ये नहीं करना कि फिर पहले 54 से मल्टीप्लाई करें फिर 100 से डिवाइड करें तो वो टाइम टेकिंग होगा तो जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं हम करेंगे क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस है मशीन यूजेज आर लिखें और उसकी बेस क्या होगी देखें डेप्रिसिएशन है ना अच्छा ठीक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो आप मुझे बताएं आपने डेप्रिसिएशन का पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसके साथ होता है डेप्रिसिएशन का सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा था आपने गुड स्ट्रेट लाइन क्या होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस तो कॉस्ट क्या होती है वैल्यू ही होती है ना ठीक है तो कॉस्ट क्या होती है वैल्यू होती है तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसके साथ होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी ठीक है तो कॉस्ट और वैल्यू एक ही चीज के दो नाम है यहां वैल्यू से मुराद क्या है कॉस्ट समझ आ रही है ना यहां वैल्यू से क्या मुराद है कॉस्ट ऑफ द मशीनरी
70, अच्छा फर्स्ट का, फर्स्ट का 76,000, सेकंड का 71,600, गुड। नेक्स्ट का 8800, नेक्स्ट 1200, नेक्स्ट 3200, और टोटल कितना है? 1,60,000। ओके, थैंक यू बेटा। चले ठीक है, 1,60,000। ओके, हो गया, समझ आ गई? तो वैल्यू और कॉस्ट क्या होती है? एक ही चीज के दो ही नाम है। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी या वैल्यू ऑफ द मशीनरी एक ही है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन, वो यही है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल नंबर ऑफ यूजफुल, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी, कौन सा एक्सपेंस है? खत्म हो गए। अब इनको टोटल कर सकते हैं हम? कर लें। यानी हमने हर डिपार्टमेंट का टोटल करना है, यानी कॉलम वाइज, रो वाइज तो हुआ है ना, इसी को तो डिवाइड किया हमने। चलें, आप खुद ही इसको, बुक में भी सॉल्व भी हुआ है, और सिर्फ चेक कर लें कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक आ रहा है, चलिए ऐड करते हैं। टोटल कर लें, जैसे बुक से ना करें, खुद जो आपने किया हुआ ना उसे टोटल कर लें। कोशिश किया करें कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, जब भी हम करेंगे ना, तो सॉल्यूशन पहले ना देखा करें। इसमें तो गिवन है बुक के अंदर, पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पूरा, फिर जो है उसके बाद सॉल्यूशन से मैच करें। कुछ स्टूडेंट करते हैं किताब खोलते हैं या सॉल्यूशन सामने रख के सॉल्व करते हैं, उससे कभी भी फिर करेज नहीं पैदा होती। एग्जाम में भी वो यही आदत होती है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें भी मसला आ रहा होता है कि हमें, यानी वो हिम्मत ही नहीं होती सवाल करने की, क्योंकि हम सॉल्यूशन देख देख के आदी हो चुके होते हैं। तो सवाल शुरू कैसे करना है? आ रहे बच्चे? किसी ने पूछा पिछले बेंचेस से, ठीक है? आप लोग कंफर्टेबल हैं? ओके, डन जी। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। चलें जी, एग्जाम्पल, ये क्या किया हमने, इसको क्या कहते हैं? एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अब हम जा रहे हैं दूसरे जो एग्जाम्पल है, उसमें है रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट क्या होती है? गुड। जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो जो है हमने किसको देने हैं? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। गुड। अगर क्वेश्चन पढ़े अगला। अगर कोई डिपार्टमेंट है जिसका प्रोडक्ट ही सर्विसेज प्रोवाइड करना है, नहीं, हम उसमें ना देखें, एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, जो हम ये आई कैप अज्यूम करता है वो ये अज्यूम करता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, हम सर्विसेज कंपनी में नहीं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक एग्जांपल थी जिसका कंसल्टेंसी फर्म थी जिसका काम था ऑडिट करना, ठीक है, तो सर्विसेज। चलें वो देख लेंगे जब आएगा तो वो समझा देंगे, लेकिन जो मेन है वो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कहाँ हो गए? ऑफ कोर्स फैक्ट्री। एग्जैक्टली, फैक्ट्री में। ठीक है, चलें आगे चलें, पढ़े। RS company has provided you following data for its overhead, the allocated and reapportioned cost of each department is given below. ठीक है, तो हमने करना क्या इसको? Cost of service department and team maintenance is apportioned to production department only. The reapportionment sheet of overhead. रीअपॉर्शनमेंट, हमने रीअपॉर्शनमेंट करनी है। तो क्वेश्चन में कितने प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं? जरा मुझे लिखो। A, B,
सी, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट सर्विसेज का क्या नाम है? कैंटीन एंड मेंटेनेंस। जी बताइए कौन सा एक्सपेंस है जी? पहले एलोकेटेड, क्या मतलब है इसका? यानी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसका टोटल दिया हुआ है, यानी एलोकेट करके और अपॉर्शन करके। समझ आ रही है सबको? यानी जो पहले स्टेप दो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने इसके? ए के कितने? 150,000। इसके कितने? 100,000। सी के 60,000 और कैंटीन के 30,000 और मेंटेनेंस के 40,000। अच्छा प्लीज इसको ना हम अगर लिख लें इन रुपीस, ये जरूर, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा अब हमने क्या करना है? रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट का क्या मतलब होता है? जो सर्विस डिपार्टमेंट है कौन कौन से हैं? कैंटीन और मेंटेनेंस। इनके जो एक्सपेंसेस हैं हमने क्या करना है? इनको यानी इसको ख़त्म करके प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को चार्ज कर देना है, और इसको क्या कहते हैं? रीअपॉर्शनमेंट। क्लियर है? अच्छा अब देखें जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? कहीं लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? चले मैं यहाँ नहीं लिख रहा। ए की कितने हैं? 80। इसके कितने हैं? 60, 10। ठीक हो गया? मेंटेनेंस के भी एम्प्लॉयज लिखे हो यहाँ पे? नहीं मेंटेनेंस के देखिए, मेंटेनेंस में भी तो लोग होंगे ना, काम कर रहे होंगे ना, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो कैंटीन है वो सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं कर रहा है। तो ये पहली सिचुएशन होती है। देखिए इसमें 3, अगर आपको याद हो, आपने किताब पढ़ी हो तो 3 लिखे होंगे। उसमें से पहली सिचुएशन है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग को तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। पहला केस। बेटा ये बात समझ आइए? क्या मतलब कि कैंटीन इन तीनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटेनेंस इन तीनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा जब अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो एक एक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा लेकिन दूसरे वाला पहले को नहीं कर रहा होगा। और तीसरी सिचुएशन होगी जब दोनों एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। 3 डिफरेंट सिचुएशन होगी। क्लियर है? तो तीनों के जरा डिफरेंट तरीके होंगे, वो करने होंगे। शुड आई रिपीट या सफिशिएंट है? समझ? ओके चले। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 80, 60, 10 और कितना खर्चा है कैंटीन का? 30,000। इसको आप डिवाइड करना है, करके बताएं कैसे करेंगे। देखिए ये खर्चा कैंटीन का किसके साथ होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, खाने के साथ, लोग खाना खा रहे हैं। तो कितने? 80 + 60 कितने हो गए? 140 और 10 कितने हो गए? 150। तो कैंटीन को कितने चार्ज करने चाहिए? 30,000 डिवाइडेड बाय 150। तो एक बंदे का खाने का एक्सपेंस आ जाएगा। देखो 30,000 डिवाइडेड बाय 150 और इसके कितने लोग हैं? 80। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2000 को 80 से तो कितना आ जाएगा? 16,000। अच्छा ये वैसे आपके लिए मैंने किया, यहाँ लिखेंगे नहीं ऐसा, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्किंग में शो करेंगे। 16,000। क्लियर है? नेक्स्ट 30,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 60 तो 12,000। और नेक्स्ट
9,000। अच्छा, और यहाँ इसको 30,000 को फिर हम नेगेटिव लिख लेंगे, यानी यहाँ से हमने ख़त्म करके इधर शिफ्ट करते। तो दिस इज नोन एज व्हाट? रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट। बेटा आपको समझ आ रही? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। श्योर? ओके, चले आगे। अब अच्छा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। क्या मतलब? आप चाहें तो मेंटेनेंस को भी पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो फिर हम सीक्वेंस मैटर करेगा कि किसको पहले करना और किसको बाद में करना। ठीक है, चले नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस का ताल्लुक किसके साथ है जी? मशीन आवर्स के साथ। ठीक, तो मशीन आवर्स जो है उस पे कर सकते हैं आप इसको? आप करके बताएं मुझे, सो दैट के आपको भी आइडिया हो। पहले का सबका ही यार है। गुड, आप तो काबिल लोग हैं यार। 12,000। नेक्स्ट 18,000। नेक्स्ट 10,000। नेक्स्ट बस, और टोटल 40 आ रहा है तो 40,000। ऐड करें कितना आता है? 178,000 आएगा। 30 और 1,30,000। ठीक है, और यहाँ से 0 सॉरी ये हो गया 72,000 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो दिस इज नोन एज रीअपॉर्शन, और ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जिसमें दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं अगली एग्जांपल में, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन दूसरे वाला पहले को प्रोवाइड नहीं कर रहा। जी बेटा ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो आप हेजिटेंट ना रहिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पूछ लिया करें। ठीक है, चले आगे चले। एग्जाम्पल कौन से? नेक्स्ट 3 है जी। The RS company has provided you following data for its overhead. The allocated and apportioned cost of each department is given below. Cost रेज कर दो इसको। अच्छा, ये बुक में सॉल्व हुआ हुआ है। cost of service department canteen is transferred to maintenance department, but maintenance department cost is only transferred to production department. यही क्वेश्चन होगा मोर और लेस, सिर्फ उसने समझाने के लिए थोड़ी सी इसी में ही चेंज की होगी ताकि आपको समझ आए। पेज नंबर क्या? एग्जाम्पल कौन सी? Page number 60, example number 3. पेज नंबर 60 एग्जाम्पल 3। पेज नंबर 60। ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं कि रीअपॉर्शनमेंट है और ये कहलाता है स्टेप डाउन मेथड। ठीक है, केस 2 है। ठीक है, तो अच्छा अब ज़रा डिटेल बताएं। कैंटीन, अच्छा कैंटीन में अच्छा 34,000 है और मेंटेनेंस में 40,000 है। और number of employees अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताइए। 80, 60, सेटेड है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने? 80, 60, 10, मेंटेनेंस में 20। इसका क्या मतलब है? यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो रहा है, यानी जो कैंटीन है वो मेंटेनेंस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब ज़रा मुझे मेंटेनेंस मशीन आवर्स भी लिखाइए। मशीन आवर्स 3,000, 4,500, 4,500, अच्छा 2,500,
बस। अब इस यहाँ कैंटीन में कोई लिखे हुए मेंटेनेंस, इसका मतलब है कि जो मेंटेनेंस है वो कैंटीन को सर्विस, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे आर्स लिखे होते तो फिर ये एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर, और वो केस तीसरा होगा, उसको थर्ड केस कहते हैं, ठीक है? वो रेसिप्रोकल मेथड होता है, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, मुझे दिखाएं जरा बुक ना। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3। अच्छा, हम किसकी जी पहले कॉस्ट डिवाइड करेंगे? क्यों? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हम जो है, अब ले लें, बुक ले लें, ठीक है? हम पहले उस डिपार्टमेंट को यानी ख़त्म करेंगे या उसके एक्सपेंसेस को तकसीम करेंगे जो कि दूसरे को सर्विसेज, क्योंकि जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट हम मेंटेनेंस को चार्ज करेंगे। तो मेंटेनेंस के अपने खर्चे और जो कैंटीन से वो सर्विसेज ले रहा है तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर एक ही दफ़ा इसको तकसीम कर दें। इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके खर्चे पहले करेंगे। इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, इसमें हम मेंटेनेंस को पहले नहीं कर सकते, पहले किसको करेंगे? कैंटीन को। जबकि जो पहला मेथड था जिसमें दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता था, किसी को भी करते थे, ठीक है? तो चले जी, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 80 + 60 140 + 10 150 और 170, तो 34,000 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाइड बाय 80, 16,000। नेक्स्ट 12,000। नेक्स्ट 2,000, 24,000। टोटल 34 बनते हैं, तो यहाँ से हम नेगेटिव लिख देंगे और यहाँ, अच्छा अब जो है टोटल जो है इसका एक्सपेंस कितना बन जाएगा? 44,000। समझ आइए? ये 44 क्यों है? 40 इसका अपना है और 4,000 कैंटीन के जो कॉस्ट है वो भी इसने इसमें शामिल करेंगे क्योंकि इसने सर्विसेज ली है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब 44,000 को अब हम इन 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, कितने बनते हैं? 25 और ये 5 और 2 7 और 3 10,000, तो 44,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 3,000, कितने बन गए? 13,200। नेक्स्ट 19,800। नेक्स्ट 11,000 और यहाँ पे और 44,000 नेगेटिव। इनको ऐड करें, ठीक है, और टोटल कर लें इसके। ठीक है, टोटल कर लें हर डिपार्टमेंट का। 131। ठीक है, मैच कर रहे हैं आंसर से? गुड। ठीक हो गया? ओके गुड। बेटा जो लास्ट में बैठे हैं कोई इशू? ओके हो गया। अच्छा अब जो है तीसरी सिचुएशन जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और उसमें से यानी मैक्सिमम जो